हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया था। It is the most important and prominent part of the cell which controls all the activities of the cell. न्यूक्लियस सेल का एक इम्पॉर्टेंट और नुमाया स्ट्रक्चर है क्योंकि ये सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, उन सब मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट इज कॉमनली स्फेरिकल इन शेप। ये मोस्टली स्फेरिकल शेप के होते हैं। इन सम सेल्स इट इज लोब्ड इन स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ सेलों की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे आप ये व्हाइट ब्लड सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसके अंदर न्यूक्लियस लोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंट पार्ट्स का बना होता है, जिसमें है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nucleus is covered by a membrane. This membrane is called nuclear membrane. Nucleoplasm, the fluid filled in it. न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आप यहाँ पे देखें, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, ये फाइबर नमा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है न्यूक्लियस के अंदर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये चार स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको वन बाय वन आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज डबल मेम्ब्रेन इनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन इनवेलप होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस के बाहर आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर साइड आप यहाँ पे देखें तो इस तरीके से आपको ये मेम्ब्रेन नजर आएगी, और बाहर के साइड भी मेम्ब्रेन होती है। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट ए कंप्लीट बैरियर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कवर किया हुआ है न्यूक्लियस को, ये कंप्लीट बैरियर नहीं है। क्यों कंप्लीट बैरियर नहीं है? It is perforated by nuclear pores which are made up of protein called nucleoporin. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स बने होते हैं। उन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बने होते हैं। उन प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोपोरिन। Certain substances pass freely through these pores between the nucleus and the surrounding cellular substances. इन पोर से मॉलिक्यूल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर भी आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। ये कंप्लीटली बैरियर नहीं है न्यूक्लियस का। उसके बाद हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। The nucleus filled with a protein-rich substance called nucleoplasm or karyoliph. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिफ बोलते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम मेटल आयंस एक्सेट्रा। इस न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम मेटल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जो डीएनए के साथ होती है, और उसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। देयरफॉर इट इज स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर कंपोजिशन देखेंगे और साइटोप्लाज्म की अगर कंपोजिशन देखेंगे तो इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है।
अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। यू कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। विद इन द न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको यहाँ पे स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर नजर आएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। देयर नंबर्स वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, लेकिन डिफरेंट सेल्स के अंदर इसका नंबर वेरी हो सकता है। मीन्स ये एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोलस डिफरेंट टाइप्स के आरएनए से बनता है एंड रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स। और ये बनाता है राइबोसोम्स। जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियोलस बनाता है। इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर्स आफ्टरवर्ड। जब सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। ये डिसअपियर कैसे होता है? न्यूक्लियोलस बना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का, और ये आरएनएस डिसअसेंबल हो जाते हैं, और जब सेल डिवीजन कंप्लीट होती है तो ये दोबारा असेंबल होके रीअपियर हो जाता है। तो इस तरीके से ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये डिसअपियर हो जाता है और उसके बाद ये रीअपियर हो जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमेटिन के बारे में। The nucleus contains numerous fine strands in the form of network throughout the nucleoplasm called chromatin network or nuclear reticulum. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको यहाँ पे फाइन स्ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, ये धागे नमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। इट कैन बी सीन ओनली इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये क्रोमेटिन नेटवर्क्स हमें उस टाइम नजर आएंगे जब सेल की डिवीजन नहीं होती। दिस नेटवर्क इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन नेटवर्क की कंपोजिशन की बात करें तो ये बने होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के। आप यहाँ पे देखें, ये डीएनए है और ये प्रोटीन है। इसके ऊपर यहाँ पे ये घूम के प्रोटीन इस तरीके से ये स्ट्रैंड बनाते हैं जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। During cell division, the chromatin network break into specific number of threads. जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक होके स्पेसिफिक नंबर के थ्रेड्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने नंबर थ्रेड्स के बनेंगे, तो इट डिपेंड ऑन द स्पीशीज। फॉर सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने नंबर्स के थ्रेड्स बनेंगे। तो यहाँ पे 46 थ्रेड्स बन जाएंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। उसके बाद क्या होगा? विच स्टार्ट क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखें, फॉर सपोज ये एक थ्रेड है और उस थ्रेड के अंदर यहाँ पे क्वाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर कंडेंसेशन इट बिकम्स क्रोमोसोम्स। यहाँ से आप देखें क्वाइलिंग हो जाएगी और फिर ये कंडेंस होके ये एक क्रोमोसोम बन जाएगा। इस तरीके से ये क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स में। आप यहाँ पे देखिए, ये सेल डिवीजन हो रही है। पहले इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल होंगे, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द क्रोमोसोम्स आर थिक थ्रेड्स मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आप देखें, ये क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस होके एक हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स के अंदर 2 थ्रेड्स होते हैं, एक थ्रेड ये है और दूसरा थ्रेड ये है। इस थ्रेड का नाम है क्रोमेटिन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। इनके अंदर जो जीन होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है। तो इन 2 क्रोमेटिड्स को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि जो जीन इस क्रोमेटिड के अंदर प्रेजेंट होता है वो इस क्रोमेटिड के अंदर भी सेम प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई बोथ क्रोमेटिड्स आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये क्रोमेटिड्स बेसिकली एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं। उस अटैचमेंट वाली पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। द क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट एट ए कंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर।
तो आप यहाँ पे देखें ये क्रोमेटिड है और इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा क्रोमेटिड है और इसकी ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट होते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आर क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पार्ट से लेके एंड पार्ट तक इसे कहा जाता है आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। इस तरीके से ये दूसरी आर्म है, यहां से लेके ये तीसरी आर्म है और ये चौथी आर्म है। मीन्स सेंट्रोमेयर से लेके एंड तक जितना क्रोमोसोम का पार्ट होता है इसे कहा जाता है आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंटेन्स द हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे आई कलर हो गया, हेयर का स्टाइल हो गया, स्किन का कलर हो गया। डिफरेंट कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी यूनिट्स और वो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में। उन यूनिट्स को कहा जाता है जीन्स। द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम कॉल्ड जीन लोकस, प्लूरल लोकाई। जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे उस पोजीशन को कहा जाता है लोकस। फॉर सपोज यहाँ पे जीन प्रेजेंट है तो इसे कहा जाता है लोकस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है लोकस, यहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है तो जिस पोजीशन पे क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है लोकस। क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं, इस यूनिट्स को कहा जाता है जीन और ये जीन कंट्रोल करते हैं डिफरेंट ट्रेट्स। जैसे आप यहाँ पे देखें ये ब्राउन आई है, ये एक ट्रेट है और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जीन है और ये जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में। तो ये इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिकली, ये ट्रांसफर होती है सन में, ग्रांड सन में। जिस तरीके से ये आप यहाँ पे देखें ये ब्राउन आई है तो ये उसके सन और ग्रांड सन में ये ट्रेट ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। हर एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे 8 इन फ्रूट फ्लाई सेल्स, आप यहाँ पे देखें दिस इज फ्रूट फ्लाई, इसके सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से 14 क्रोमोसोम्स इन स्वीट पी सेल्स, ये स्वीट पी है, इसके सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 14 होगा। इस तरीके से 20 इन कॉर्न सेल्स, ये कॉर्न है और इसकी सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल्स, और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। On the basis of shapes and position of centromere, the chromosomes are of different types. They are as follows. सेंट्रोमेयर की पोजीशन की वजह से क्रोमोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, आप यहाँ पे देखें ये मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक किसे कहा जाता है, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स, वो क्रोमोसोम्स जिसके इक्वल आर्म्स होंगे। आप इसकी लेंथ देखें और इसकी लेंथ, इस तरीके से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ देखें। नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम्स विथ स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स, ये स्ट्रक्चर है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की। अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक आर्म है और ये दूसरी इसकी आर्म है। तो यहाँ पे देखें ये स्लाइटली अनइक्वल है, ये थोड़ी सी छोटी है और ये स्लाइटली लार्ज है। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर 3 है एक्रो और सब टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स विथ वन वेरी लॉन्ग एंड अदर इज वेरी शॉर्ट आर्म, सेंट्रोमेयर इज फार अवे फ्रॉम सेंट्रोमेयर। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की जिसे हम एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एक आर्म छोटी होगी और दूसरी बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन जो सेंट्रोमेयर की है यहाँ पे है, इसकी वजह से एक आर्म छोटी हो जाती है और दूसरी बड़ी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। द लास्ट वन इज टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर इज इन द एंड ऑफ आर्म्स। ये स्ट्रक्चर आप देखें टेलोसेंट्रिक की, इसमें क्या होगा कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे होगा,
एक तरफ ही आपको आर्म्स नजर आएगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के। ये इक्वल आर्म्स हैं जिसे हम मेटासेंट्रिक कहेंगे, ये अनइक्वल आर्म्स हैं जिसे हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे, और यहाँ पे एक लार्ज आर्म होगी और दूसरी स्मॉल होगी, इसे हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे या सब टेलोसेंट्रिक कहेंगे, और एंड पे सेंट्रोमेयर होगा, इसे हम टेलोसेंट्रिक कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया, उसकी स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.